बात करेंगे आइडियोलॉजीज़ की। तो सबसे पहले है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म ये ओरिजिनेट करता है थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स। कम्युनिज्म जो ऑफर करता है मोस्ट रेडिकल चैलेंज टू कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर को। बोल्शेविक रिवॉल्यूशन जो था 1917 का रशिया में वो फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट था क्रिएट करने के लिए कम्युनिस्ट स्टेट, और ये सेंड करता है शॉक वेव्स अक्रॉस द ग्लोब। इसने इसने इंस्पायर किया रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट को, वाइल टेरिफाई किया इससे कैपिटलिस्टिक गवर्नमेंट को। कॉज ऑफ राइज क्या थी रशिया में कम्युनिज्म की? तो फेलियर हो रहा था ज़ारिस्ट रिजिम का। ये सेंचुरी ओल्ड एरिस्टोक्रेटिक रूल जो था, पॉलिटिकल ऑपरेशन हो रहा था लोगों का, फेलियर था मॉडर्नाइज करने के लिए। इसने रशियन एम्पायर को ना डीपली डीपली अनस्टेबल बना दिया था। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 का इम्पैक्ट था। इसने वॉर ने एक्सपोज किया था इनकॉम्पिटेंस जो थी जारिस्ट गवर्नमेंट की उसके, जिससे मिलिट्री डिफीट हो रही थी, फूड शॉर्टेज हो रहा था, मास सफरिंग हो रही थी, जिसने रिवॉल्यूशन को इनएविटेबल बना दिया था, अनअवॉइडेबल बना दिया था। अपील ऑफ बोल्शेविक पोस्ट जारिस्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट जो थी वो फेल हो रही थी एंड करने के लिए वॉर को, और सॉल्व करने के लिए लैंड इशू। लेनिन और बोल्शेविक ने गेन किया मैसी सपोर्ट सिंपल और पावरफुल स्लोगन के साथ, पीस लैंड एंड ब्रेड। रशियन रिवॉल्यूशन उसके इम्पैक्ट इंडिया पे राइज हुआ था लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स में। कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन जो है डायरेक्टली लेड किया, फॉर्मेशन हुआ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और स्ट्रेंथन किया ट्रेड यूनियन मूवमेंट को। इसने हेवीली इन्फ्लुएंस किया जनरेशन ऑफ लीडर जैसे जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने क्रिएट किया स्ट्रॉन्ग सोशलिस्ट विंग विद इन कांग्रेस और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। शेप किया इसने इकोनॉमिक पॉलिसी को। मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट था इसका पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक थॉट पे। सोवियत मॉडल जो है सेंट्रलाइज प्लानिंग का, उसे देखा गया एज ए टूल फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसने डायरेक्टली इंस्पायर किया इंडिया के अडॉप्शन ऑफ 5 ईयर प्लान को और मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल को, जहां डोमिनेंट पब्लिक सेक्टर जो है वो मेन किया गया था कंट्रोल करने के लिए कमांडिंग हाइट ऑफ द इकोनॉमी। नेचर और इम्पैक्ट की बात करेंगे तो वन पार्टी डिक्टेटरशिप था। वन पार्टी की डिक्टेटरशिप थी जी अंडर द स्टालिन। ये डिवॉल्व हुआ फर्दर इनटू अ पर्सनल डिक्टेटरशिप जो बिल्ड किया गया मैसिव कल्ट ऑफ पर्सनालिटी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी थी जैसे 5 ईयर प्लान स्टैलिन के, ठीक है। उसके अलावा पॉलिसी ऑफ कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ये इन्फोर्स किया गया एक्सट्रीम ब्रूट फोर्स के साथ, ठीक है, जिससे रेजिस्टेंस टू मास फेमिन हुआ, जिसमें रेजिस्टेंस देखा गया, मास फेमिन हुआ, डेथ ऑफ मिलियंस हुआ। ग्लोबल आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एक्जिस्टेंस था यूएसएसआर का, उसके मिशन का स्प्रेड करना है वर्ल्ड में रिवॉल्यूशन जो डायरेक्टली जिससे कोल्ड वॉर आया। 45 ईयर ग्लोबल स्ट्रगल चला अगेंस्ट द कैपिटलिस्टिक वेस्ट। यूएसएसआर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करता था। चाइनीज़ का कम्युनिज्म बोलेंगे तो उसे ऑल्सो सोशलिज्म विद चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स, ये डेवलप हुआ था माओ जेडोंग के अंदर। ये रूटेड है इन द मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन बट अडेप्टेड टू चाइना की यूनिक कंडीशन के हिसाब से अडॉप्ट हुआ है, differing significantly from the Soviet model. Revolutionary base in the peasantry, unlike the traditional Marxist जो फोकस करता है अर्बन प्रोलेटेरिएट पे। रिवॉल्यूशनरी बेस इन अ peasantry, ठीक है, इसमें है ना यूज़ करते हैं रूरल गुरिल्ला वॉरफेयर टू इंसर्कल द सिटीज़। इसमें रिवॉल्यूशन जो है सपोर्ट ऑन द सपोर्ट ऑफ पीजेंट्री है, वहाँ जो है अर्बन प्रोलेटेरिएट थे, यहाँ पीजेंट्री है। दूसरा इकोनॉमिक फोकस है एग्रीकल्चर पे और डिसेंट्रलाइजेशन पे, ठीक है। वाइल इनिशियली जो फॉलो करते हैं ये सोवियत मॉडल ऑफ हैवी इंडस्ट्री, माओ की ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो है 1958 का, वो एम्फेसाइज करते हैं रूरल का कम्यून कंबाइनिंग एग्रीकल्चर विद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। कॉन्ट्रास्ट करता है सोवियत का सेंट्रलाइज्ड अर्बन फोकस्ड 5 ईयर प्लान। और ये एम्फेसिस करता है कंटिन्यूस रिवॉल्यूशन में माओ ने फियर किया कि कम्युनिस्ट जो पार्टी जो है वो न्यू एलिट ब्यूरोक्रेसी को जन्म देगी जैसे कि सोवियत यूनियन। प्रिवेंट करने के लिए इन्होंने प्रमोट किया कंटिन्यूस रिवॉल्यूशन, जिससे लीडिंग टू कल्चरल रिवॉल्यूशन 1966 से 76 में। इसने पर्च किया द पार्टी ऑफ बर्जुआसी एलिमेंट और रिन्यू किया रिवॉल्यूशनरी स्पिरिट को। ये फोकस जो है मास लेड अपहेवल में है, वॉज द यूनिक टू माओइज्म। देन जियाओपिंग रिफॉर्म फोर मॉडर्नाइजेशन देन जियाओपिंग रिफॉर्म, ये इनिशिएट हुआ 1978 में, मार्क करता है ट्रांसफॉर्मेटिव और प्रैग्मेटिक शिफ्ट है फ्रॉम माओइस्ट रेडिकलिज्म। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव करना है फोर मॉडर्नाइजेशन इन द कोर एरिया ऑफ एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, साइंस टेक में और डिफेंस में। फंडामेंटली रिस्ट्रक्चर करना है चाइना की इकोनॉमी को। ये रिफॉर्म जो है करेक्टराइज्ड है फोकस ऑन द प्रैक्टिकल रिजल्ट ओवर रिजिड आइडियोलॉजी। डी कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, पहले माओ एरा जो कम्युन था वो डिसमेंटल किया गया और रिप्लेस किया गया हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम से। इसने अलाउ किया पीजेंट फैसिलिटी को मैनेज कर सकते हैं अपने ओन प्लॉट्स ऑफ द लैंड और सेल कर सकते हैं सरप्लस प्रोड्यूस को ओपन मार्केट में। इससे ड्रामेटिक इंक्रीज हुआ फूड प्रोडक्शन में। दूसरा ओपन अप करना है टू द वर्ल्ड, ओपनिंग अप टू द वर्ल्ड। चाइना अबेंडन किया अपनी पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस, इसने स्टैब्लिश किया स्पेशल इकोनॉमिक जोन कोस्टल एरिया में जैसे शेंजन, अट्रैक्ट करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, टेक्नोलॉजी को, मटीरियल एक्सपर्टीज को और मैनेजरियल एक्सपर्टीज को फ्रॉम द वेस्ट। इंडस्ट्री एंड मार्केट रिफॉर्म, फोकस शिफ्ट हुआ स्टेट कंट्रोल हैवी इंडस्ट्री से लाइट इंडस्ट्री और कंज्यूमर गुड्स में।
रिफॉर्म जो है अलाउ किया इमरजेंस हुआ प्राइवेट बिजनेस का, जैसे टाउनशिप और विलेज एंटरप्राइज, और इंट्रोड्यूस किया मार्केट मैकेनिज्म डिटरमाइन करने के लिए प्राइस ऑफ प्रोडक्शन। एम्फेसिस हुआ एजुकेशन पे, एक्सपर्टीज पे। माओस्ट फोकस किया आइडियोलॉजिकल प्योरिटी, और माओस्ट की फोकस ऑन आइडियोलॉजिकल प्योरिटी वॉज रिप्लेस बाय न्यू रिस्पेक्ट है नॉलेज के लिए और टेक्निकल स्किल के लिए। यूनिवर्सिटीज रीओपन की गई और 1000 ऑफ स्टूडेंट जो है उन्हें अब्रॉड भेजा गया, स्पेशली वेस्ट एक्वायर करने के लिए मॉडर्न साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। प्रैग्मेटिक शिफ्ट हुआ विद इन माओइज्म कम्युनिज्म। डेंग ने रिफॉर्म किया, डेंग का रिफॉर्म जो रिप्रेजेंट करता है प्रोफाउंड प्रैग्मेटिक शिफ्ट। ये अबेंडनमेंट नहीं है कम्युनिस्ट पार्टी के रूल का। ये अप्रोच जो है वो फेमसली समराइज करता है बाय द मैक्सिम, ये मैटर नहीं करता है कि इफ़ द कैट इज़ ब्लैक और वाइट एज लॉन्ग एज इट कैचेस माइस। ये मैटर नहीं करता है बिल्ली काली है या सफ़ेद है, जब तक वो चूहा पकड़ती है तो बिल्ली बिल्ली है। ये सिग्निफाई करता है कि कैपिटलिस्टिक मेथड जो है वो यूज़ की जाती है कर सकते हैं बिल्ड करने के लिए स्ट्रॉन्ग सोशलिस्ट मॉडल और नेशन। वाइल द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है उसने मेंटेन किया अपनी एब्सोल्यूट पॉलिटिकल मोनोपोली। इसने अलाउ किया मार्केट फोर्स को ड्राइव करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ। ये रेडिकल डिपार्चर जो था फ्रॉम माओइज्म बिलीव कि आइडियोलॉजिकल करेक्टनेस जो है वो पैरामाउंट है। बिलीव था कि ये रेडिकल डिपार्चर था फ्रॉम द माओ का बिलीव कि आइडियोलॉजिकल करेक्टनेस जो है वो पैरामाउंट है, उससे ये क्रिटिकल डिपार्चर था। इसके बाद बात करेंगे सेपरेट करना है पॉलिटिकल स्फेयर को, जिसने रीनेम किया विच रिमेंड अंडर टाइट पार्टी कंट्रोल। सेपरेट किया इसने पॉलिटिकल स्फेयर जो पार्टी कंट्रोल के अंदर रहा फ्रॉम द इकोनॉमिक स्फेयर जो मार्केट फोर्स के कंट्रोल में चला गया। डेंग ने क्रिएट किया एक यूनिक मॉडल जहां स्टेट लेड कैपिटलिज्म जो है ऑफन डिस्क्राइब्ड एज सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स। डिकोलोनाइजेशन उसकी लेगेसी प्रोसेस जो है डिकोलोनाइजेशन का, इसने बर्थ दिया डोजन ऑफ न्यू इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट को अक्रॉस द एशिया एंड अफ्रीका। इसने फंडामेंटली रीशेप किया है ग्लोबल पॉलिटिकल मैप को। हाउएवर द पाथ टू फ्रीडम जो है वो ऑफन वायलेंट था, और लेगेसी ऑफ द कॉलोनियल रूल जो है वो लेफ्ट इन स्टेट को विद द हॉस्ट ऑफ प्रोफाउंड पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोशल चैलेंजेस अभी भी कंटिन्यू करते हैं, जो आज भी यहाँ दिखाई देते हैं, ऑब्जर्व किए जाते हैं। कॉजेज ऑफ डिकोलोनाइजेशन क्या था? ग्रोथ हो रही थी नेशनलिस्ट मूवमेंट की, जैसे आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, वेस्टर्न एजुकेटेड एलिट हो गया, और डेमोक्रेसी और फ्रीडम के आइडियाज जो है वो प्रोपगेट हो रहे थे। उसके अलावा एक्सटर्नल प्रेशर थे, जैसे यूएसए और यूएसएसआर का प्रेशर, यूएन का प्रेशर, और न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट बन रहे थे, तो डिमांड फॉर डेमोक्रेसी फ्रीडम जो है बढ़ रही थी। उसके अलावा इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, ये वीकेंड यूरोपियन पावर जो है वीकेंड हो गई, जापानीज विक्ट्री हो गई, और कॉलोनियल सोल्जर एक्सपेक्टेशंस बढ़ रहे थे। डीकोलोनाइजेशन इन द मिडल ईस्ट एंड इमर्जेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। डीकोलोनाइजेशन मिडल ईस्ट में वो मार्क्ड है विड्रॉल हो रहा था यूरोपियन कॉलोनियल पावर का, प्राइमरली ब्रिटेन और फ्रांस आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। ये ट्रांजिशन जो है हाउएवर ये फ्रॉड था विद जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज, आर्बिट्रेरी बाउंड्री डिसीजन और कॉम्पिटिंग नेशनलिस्ट एस्पिरेशन। ये फैक्टर जो है क्यूमुलेटिवली इसने सो किया सीड फॉर इंड्योरिंग कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन। कैसे डिकोलोनाइजेशन जो है कंट्रीब्यूट किया कॉन्फ्लिक्ट को? आर्बिट्रेरी बॉर्डर और आर्टिफिशियल स्टेट्स बने। साइक पिकॉट एग्रीमेंट हुआ 1916 में। कॉलोनियल पावर जो है उसने ड्रू किया आर्बिट्रेरी बॉर्डर को, इसने डिसरिगार्ड किया एथनिक रिलीजियस और ट्राइबल लाइंस को। इससे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जैसे कुर्दिश सेपरेटिज्म आया इराक में और सीरिया में। क्रिएशन हुआ आर्टिफिशियल स्टेट का, जैसे इराक हुआ, सीरिया हुआ, लेबनान हुआ, एस्टेब्लिश हुए विदाउट कोहेसिव नेशनल आइडेंटिटीज। इसने फोस्टर किया इंटरनल सेक्टेरियन टेंशन को। कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसी, यूरोपियन मोनोपोलाइजेशन जो था ऑयल रिसोर्स का, इसने अनइवन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और कंपटीशन किया रिसोर्स के लिए। इसने फ्यूल किया रीजनल राइवलरीज को, जैसे इराक कुवैत में कॉन्फ्लिक्ट आया। कॉम्पीट किया कॉम्पिटिंग नेशनलिज्म, राइज हुआ आइडियोलॉजीज का, राइज ऑफ आइडियोलॉजीज जैसे कि पैन अरेबिज्म, जियोनिज्म और कुर्दिश नेशनलिज्म। इसने इंटेंसिफाई किया इंटर स्टेट और इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट को। इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे तो लेबनीज वॉर है, सिविल वॉर है 1975 से 1990 के बीच में। सेक्टेरियन डिवीजन जो है इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द फ्रेंच रूल। इसने ट्रिगर किया प्रोलॉन्ग इंटरनल वायलेंस लेबनान में। उसके अलावा ईरान इराक की वॉर हुई 1980 से 88 के बीच में। बॉर्डर एम्बिग्यूटीज और कॉन्फ्लिक्टिंग कॉलोनियल एरा जो था कॉलोनियल एरा की ट्रीटीज थी, उन्होंने स्केलेट किया इनटू अ डेवास्टेटिंग रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। उसके अलावा गल्फ वॉर की बात करेंगे 1990 से 91। इराकी इन्वेजन था कुवैत का ड्यू टू अनरिजॉल्व कॉलोनियल बाउंड्री इशूज और इकोनॉमिक ग्रेवेंस। उसके बाद अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे इन द फोकस। अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इम्पोर्टमाइज करता है कैसे कॉलोनियल लेगेसी जो है कटलाइज करती है लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी को। ब्रिटिश मैंडेट एंड बाल्फोर डिक्लेरेशन 1917 का, ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया था सपोर्ट नेशनल होमलैंड के लिए फॉर ज्यूइश पीपल इन द लैंड ऑलरेडी इनहेबिटेड बाय द अरब। इसने क्रिएट किया कॉन्ट्राडिक्टरी ऑब्लिगेशन। यूएन का पार्टीशन रूल और प्लान, यूएन का पार्टीशन इनटू जूइश एंड अरब स्टेट, इसे रिजेक्ट किया गया अरब पॉपुलेशन के द्वारा। इसने स्पार्क किया अरब इसराइल वॉर 1948 में। परसिस्टेंट वॉर एंड ऑक्यूपेशन, अरब इसराइल वॉर जो है 1956, 67 और 73 में इससे डिस्प्लेसमेंट हुआ पैलेस्टीनियन का। और ऑनगोइंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो है जैसे गाजा, वेस्ट बैंक, गोलन हाइट्स, ये कंटिन्यू कर रही है। मिडल ईस्ट जो है मिडल ईस्ट पीस एफर्ट
पीस के लिए एफर्ट, चैलेंजेस और कंटिन्यूइंग स्ट्रगल। वाइल द पीस इनिशिएटिव जैसे कि डेविड कैम्प अकॉर्ड हो गया, ऑस्लो अकॉर्ड हो गया और अब्राहम अकॉर्ड हो गया 2020 का, ये सम प्रोग्रेस हुए हैं पर लास्टिंग रिजोल्यूशन जो है वो रिमेन इल्यूसिव है, बहुत दूर है अभी। ठीक है, अब्राहम अकॉर्ड की बात करेंगे तो ये नॉर्मलाइज करता है रिलेशनशिप इसराइल के बीच में और सब अरब स्टेट के बीच में, बट साइलेंट करता है पैलेस्टीनियन एस्पिरेशन को, वीकेंड करता है ब्रॉडर अरब कंसेंसस को वीकेंड करता है, ये ब्रॉडर अरब कंसेंसस को वीकन करता है। टू स्टेट सॉल्यूशन दो वाइडली सपोर्टेड, ये परपिचुअली चैलेंज किया गया है, ऑनगोइंग हॉस्टिलिटीज जो है इसे परपिचुअली चैलेंज करती है, डीप रूटेड मिसट्रस्ट है और फेलियर है एड्रेस करने के लिए कोल इशूज, पैलेस्टीनियन की स्टेटहुड का इशू और स्टेटस ऑफ जेरूसलम, जेरूसलम का स्टेटस क्या होगा और फिलिस्तीनियन को स्टेटहुड दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, इसमें जो है अभी तक डाउट परसिस्ट करता है। कंटिन्यूइंग एक्सपेंशन हो रहा है इजरायली सेटलमेंट का वेस्ट बैंक में, और ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट जो है ड्यू टू टेररिस्ट एक्शन ऑफ हमास, ये फर्दर कॉम्प्लिकेट करता है कोई भी अटैम्प्ट जो होता है पीस का, उसे फर्दर कॉम्प्लिकेट करता है। अब हम कोल्ड वॉर एरा की बात करेंगे।